Recording in progress. आज के आपके करंट अफेयर्स 28 मार्च 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है आपका रबड़ क्रॉप के बारे में। आप देखो, आपके ना पेपर के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर खासकर एक डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आता होता है कि ये क्रॉप किस टेम्परेचर, कितनी रेनफॉल और कैसी सॉइल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो करंट अफेयर आपकी न्यूज रबड़ क्रॉप के बारे थी। तो रबड़ बारे अगर हम थोड़ा सा जाने तो एक्चुअली ये जो क्रॉप है ये ओरिजिनेट ब्राजील से हुई थी। ठीक है, हाँ, ये क्रॉप जो ओरिजिनेट हुई थी ये ब्राजील में ओरिजिनेट हुई थी, पर एशिया में 1876 जब ब्रिटिश का रूल था तब ये सारे एशिया की साइड को लाई गई है। तो ये ओरिजिनली एक साउथ अमेरिका की क्रॉप थी। जैसे पोटैटो इंडिया के नहीं थे ओरिजिनली, वो भी साउथ अमेरिका से लाए गए हैं, वैसे ही, और कॉफी भी आपकी बाहर से लाई गई है, वैसे ही रबड़ क्रॉप भी बाहर से आई है। रबड़ क्रॉप भी इंडिया को नहीं बिलोंग करती थी। ठीक है, अब इसके जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही स्टर्डी होते हैं, सीधे होते हैं, टॉल होते हैं और बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, बहुत ही वेल डेवलप्ड टैप रूट्स होती हैं। टैप रूट्स का मतलब है जो आगे जड़ें, बिल्कुल छोटी छोटी जड़ें निकलने लग जाती हैं, सारी टैप रूट्स होती हैं। उस तरीके से इनकी जड़ें फैलती हैं। इनके ऊपर फ्लावर्स भी उगते हैं। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, स्मॉल फ्रेग्रेंट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार यही स्टेटमेंट आ जाती है कि रबड़ क्रॉप हैज नो फ्लावर्स, वो अपने आप में गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये जानने के लिए पूरी स्टेटमेंट लिखी गई है कि फ्लावर्स। अब ये दुनिया में सबसे बेटर ये क्रॉप मतलब पाई कहाँ जाती है। देखो, जो आपकी पूरी अर्थ की, अगर मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करूं, क्रॉप रबड़ एक ऐसी क्रॉप है जिससे आपकी सनलाइट प्लेंटीफुल चाहिए, काफी सनलाइट चाहिए होती है। तो ये बिल्कुल आपके अर्थ का सेंटर, इसे कहते हैं हम इक्वेटर। ठीक है, सबसे बेस्ट इसके ग्रोइंग के पैरामीटर्स इक्वेटर से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे तक, ये जो एक बेल्ट बन गई। देखो, इक्वेटर अर्थ का जो बिल्कुल सेंटर है, यहाँ पे सनलाइट भी बिल्कुल सीधी आती है, यहाँ पे इसी कारण हीट सबसे ज्यादा अवेलेबल है, और थोड़े से डिफरेंस के साथ ही ये 10-10 डिग्री जो आसपास की बेल्ट बन गई। तो क्योंकि आपकी रबड़ क्रॉप को एक बहुत ही अच्छी सनलाइट की ग्रोथ चाहिए होती है, इसी कारण ये एरिया मोस्ट सूटेबल माना जाता है आपके रबड़ क्रॉप के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से इसके बाद पानी देखें, इसे कितना चाहिए, तो 10 डिग्री लैटिट्यूड इधर साइड इक्वेटर की, और टेम्परेचर रेंज 20 डिग्री टू 30 डिग्री, इसके बीच में हमेशा टेम्परेचर घूमता रहना चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो रबड़ जलने लग जाती है, और कम होगी तो रबड़ क्रॉप वैसे उसके सेल्स डैमेज लो टेम्परेचर में होने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसे एक आइडियल टेम्परेचर चाहिए जो इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिकल एरिया ही दे सकते हैं। उसके बाद काफी ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, वो भी इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर पे रोज बारिश होती है। इस कारण ये जो एरिया, क्योंकि बारिश ज्यादा है, 200 टू 250 सेंटीमीटर आपके इस पूरे सीजन में, मतलब ओवर द ईयर पूरा सीजन हो गया उसका, उसमें आपकी ये चाहिए। क्लियर है? इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कन्याकुमारी है, तमिलनाडु का। उसके अलावा ये केरला में भी उगाई जाती है। तो इंडिया के अंदर ये 2 एरियाज हैं जहां पे आपकी रबड़ की क्रॉप उगाई जाती है। अभी ना रीसेंट पुश है सरकार की तरफ से नॉर्थ ईस्ट, ये जो आज आपका करंट अफेयर यही है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वहां की जो गवर्नमेंट्स है, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, असम की गवर्नमेंट हो गई, त्रिपुरा, वो सारी भी अपने एरियाज में पुश कर रही है कि हम भी रबड़ उगा सकें। देखो, ये एरियाज को बेस्ट माना जाता है, पर आपकी रबड़ बाकी के आसपास के जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पे भी उग सकती है, तो एक्चुअली आपके नॉर्थ ईस्ट तक भी उगाई जा सकती है।
इंडिया के अंदर तभी लिखा गया है कि बेस्ट एक्चुअली जो क्लाइमेट है वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है इसके लिए, पर बाकी जगहों पे आपके केरला ये सब कुछ में भी। इसके लिए रेड लिट्रिटिक सॉइल या क्ले लूम्स चाहिए। ये बेसिकली क्या सॉइल टाइप होते हैं हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसिडिक की कैटेगरी में ये सॉइल चाहिए आपकी आपकी 4.5 to 6 pH होना चाहिए। pH स्केल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, न्यूट्रल लेवल क्या होता है 7, उससे नीचे वाली सारी वैल्यूज एसिडिक और उससे ऊपर बेसिक, ठीक है। तो इस तरीके से तो इसमें एसिडिक सॉइल चाहिए होती है, रेड लेटरेट लूम्स या क्लेई लूम्स। क्लियर है? अब सेकंड करंट अफेयर है आपका फंडामेंटल एंड लीगल राइट्स के बारे में। अब ये दोनों क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और लीगल राइट्स क्या होते हैं, इसे एक फ्रेश शीट पर समझाता हूं। देखो आपके सबसे पहली बात तो राइट्स होते ही क्या है। राइट्स का अपने आप में सिंपल मीनिंग है कोई भी आपको जो हक दिए गए हैं जो कभी भी आप क्लेम कर सकते हो, पर ये जो क्लेम है ये किस लेवल तक कर सकते हो ये बेसिक फर्क है। एक जो आपका कोई भी ऑर्डिनरी राइट हो गया, कोई भी आम अधिकार हो गया, ठीक है, और कुछ आपके इन्हीं के अंदर हक ऐसे माने जाते हैं जिसके बिना एक अच्छी लाइफ नहीं गुजारी जा सकती और आपको एक अच्छी डेमोक्रेसी बनाने के लिए अपने सारे लोगों को देना पड़ेगा। देखो अगर ऑर्डिनरी राइट्स की बात करूं, जितने भी आज तक इंडिया के अंदर कानून बने, एक्ट्स बने हैं या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, वो सारे ऑर्डिनरी राइट्स हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर मौके पे उन्हें क्लेम करोगे, जब जिसे जरूरत होगी वो तब उसे क्लेम कर रहा होगा। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी आपका राइट है, पर अगर सरकार को कहीं पे जमीनें एक्वायर करनी होती है, सरकार डायरेक्टली वो जमीनें एक्वायर कर सकती है कंपनसेशन पे करके। मैं मना नहीं कर सकता कि मेरी जमीनें तुम नहीं ले सकते। फंडामेंटल राइट्स की वहीं पे बात की जाए, जैसे कि सबसे बेसिक राइट लेके चलते हैं, राइट टू लाइफ, ठीक है। अभी मैंने आपको कंपैरिजन, एक साइड पे आपकी प्रॉपर्टी होगी जो किसी से भी ली जा सकती है किसी भी सर्कमस्टांस में। ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स सपोज सी कई जगहों पे तो आपके प्रॉपर्टी का ये भी राइट नहीं है, लेट्स सपोज जहां पे एनिमी ऑक्यूपाइड हो, लेट्स सपोज आपकी कोई प्रॉपर्टी थी उसके अंदर आके कोई आतंकवादी छुप के बैठ गए, आप बाहर आ गए हो, आपके प्रॉपर्टी के अंदर आतंकवादी छुप के बैठे हैं, अगर वो अगले सरेंडर नहीं कर रहे होंगे तो ये भी ऑप्शन होता है कि वो उस बिल्डिंग को ही उड़ा देंगे, हमारी प्रॉपर्टी तो गई ना। तो तुम ये नहीं कह सकते मेरा फंडामेंटल राइट है मुझे मेरी बिल्डिंग बचा के दो, अंदर से चाहे अपने आतंकवादी पकड़ लो, तो अगर खतरा है तो उड़ा दी जाएगी। दूसरी साइड पे अगर तुम लाइफ, राइट टू लाइफ देखोगे, देखो आपके फंडामेंटल राइट में ये बात बहुत ही क्लियर है कि आप खुद भी अपनी लाइफ नहीं ले सकते। अपनी खुद की प्रॉपर्टी तो बेच सकते हो ना जब चाहो, आप अपनी लाइफ तक खुद नहीं ले सकते, क्योंकि राइट टू लाइफ आपको इसी तरीके से मिला। आपकी लाइफ सिर्फ एक ही तरीके से ली जा सकती है और एक ही चीज के द्वारा ली जा सकती है, वो है स्टेट के द्वारा, बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है ये भी मैं समझाता हूं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है, देखो तुम्हें पता है कोई एक पर्सन है जो क्रिमिनल है, ऐसा तो नहीं होता कि क्रिमिनल को पकड़ा डायरेक्टली गोली मार देते हैं या फांसी लटका देते हैं, उसके खिलाफ पूरा केस चलता है, सारे इल्जाम लगते हैं, सारे आगे सेक्शंस लगेंगे आईपीसी के, फिर जाके उसे कहीं फांसी होगी। ये पूरा एक लॉ का पूरा प्रोसेस हुआ है ना, उसके बाद जाके उसकी जान ली गई है। तो इस चीज को कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि लॉ ने अपना पूरा कोर्स लिया, सारी चीजें की और फिर जाके उसे उस चीज की सजा मिली है। या तो ऐसे होता है, या अगर पुलिस ने कहीं पे फायरिंग ऑर्डर जारी कर दिए और तुम वहां पे घूम रहे हो, घूमते घूमते गोली लग गई, तो ड्यू प्रोसेस, तुम वहां पे कर क्या रहे थे,
ठीक है, तो पर वो भी लॉ के ऑर्डर जारी हुए हैं तभी हुआ है ना, तो इसे ड्यू प्रोसेस कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स हैं जो आपको आम कंडीशंस में हर टाइम आपके पास होते हैं, बस अगर इन्हें कभी लेना हो सरकार को तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा। अब ऑर्डिनरी लॉ की अगली चीज क्या है, देखो जैसे प्रॉपर्टी का मामला है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जा सकते हो, अगर कोर्ट जाना चाहो, सपोज तो प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हैं लोग, स्टे ले लेते हैं। प्रॉपर्टी का लोगों में आपस में भी तो झगड़े होते हैं, फैमिलियों में देखा होगा हर जगह, तो एज पर्सन किसी इंसान के खिलाफ भी तुम क्लेम कर सकते हो ऑर्डिनरी लॉस। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, ये हमेशा एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स ही, राइट टू लाइफ लगा लो या और भी एक राइट लगा लो, राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मैं कुछ भी बोलना चाहूं, जैसे मर्जी एक्सप्रेस करना चाहूं, मेरी फ्रीडम है। पर क्या मुझे बचपन में बताया गया था कि मेरे पास ये फ्रीडम होगी और मैं तब से बोल रहा हूं? एक्चुअली अगर एक ह्यूमन नेचर देखोगे, बच्चा पैदा होते सबसे पहले रोता ही है, उसे थोड़ी पता है कि उसका राइट है रोने का या नहीं है। तो फंडामेंटल ऐसी चीजें हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है और ये हमारे साथ एग्जिस्ट करती आई हैं और हमारी वेलबींग के लिए जरूरी है। तो इसी के चलते हुए फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन दी स्टेट। देखो जब मैं वर्ड स्टेट यूज कर रहा हूं यानी कि सारी गवर्नमेंट मशीनरी आ गई, ठीक है, सारी ये रिस्ट्रिक्शन ऑन दी स्टेट है कि तुम इन ये जो राइट्स लिखे गए हैं इन्हें मिनिमम से मिनिमम डिस्टर्ब करो। ऑर्डिनरी राइट्स की कोई गारंटी नहीं होती, किसी भी पॉइंट पे देना चाहे तो दे दे, नहीं देना चाहे तो ना दे, ठीक है, वहां पे पर तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जा सकते हो, पर्सन भी। ये पर्सन के खिलाफ नहीं मिलते, ये हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ मिलते हैं, ठीक है, बस एक आधे को छोड़ के, मतलब वो भी गवर्नमेंट इंश्योर करवाती है। जैसे एक फंडामेंटल राइट है अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी सरकार थोड़ी प्रैक्टिस करेगी, इन जनरल सोसाइटी के अंदर प्रैक्टिस एग्जिस्ट कर सकती है, उसे खत्म करवाने की कोशिश सरकार करे, तो उस सेंस में, ठीक है, क्लियर है, कोई भी डाउट? तो ये सारी की सारी राइट्स थे। अब एक लास्ट चीज देखो, ऑर्डिनरी राइट्स में अगर आपको कभी भी ये मतलब केस भी करना है, कुछ भी करना है, आप ऑर्डिनरी कोर्ट्स में जाओगे, यानी कि आप शुरुआत करोगे डिस्ट्रिक्ट, सेशन, लोक अदालत, यहां से अपने केसेस की शुरुआत करोगे। फंडामेंटल राइट में ही सिर्फ एक ऑप्शन है कि तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक तरीके से गारंटी दी हुई है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या है, इसके अलावा आपके हाई कोर्ट को एक अलग आर्टिकल में जिम्मेदारी भी दी है कि वो भी फंडामेंटल राइट्स में रिट जारी कर सकते हैं। मतलब मेन चीज गारंटी सुप्रीम कोर्ट की। इसका क्या मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स को लेने के लिए तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो कि मुझे मेरे ये फंडामेंटल राइट दिलाओ। बाकी सारे केसेस में तुम कभी भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, तुम्हें लोअर जुडिशरी से शुरू करना पड़ता है और फिर अपील्स तुम ऊपर कर सकते हो, ठीक है, पर इस तरीके से सारी की सारी चीज काम करती है। क्लियर है? तो यही सारा कुछ यहाँ पे समझाया भी हुआ है, ठीक है। थर्ड करंट अफेयर आपका है लिक्विफाइड नेचुरल गैस के बारे में, LNG। देखो ये फिर से आपके यूक्रेन और रशिया का इशू, बेसिकली जो यूक्रेन को छोड़ के जो बाकी सारा यूरोप है ना, यूरोप ना बहुत सालों से एक चीज को दुनिया में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो है कि क्लीन एनर्जी हम आगे बढ़ाएं। जितनी भी कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे पोल्यूशन होता है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सारी चीजों को बंद किया जाए और क्लीन एनर्जी की तरफ मूव किया जाए जो एटलीस्ट ये सारे पॉल्यूटेंट्स नहीं रिलीज करती। देखो जब मैं थर्मल पावर प्लांट चलाता हूं, कोल यूज कर रहा हूं, कोल यूज करूंगा तो अल्टीमेटली कोल का सारा जितना रिमेन है वो हवा में ही तो जा रहा है। वहीं पे दूसरी साइड पे लेट्स सपोज आपके डीजल थर्मल पावर प्लांट्स भी होते हैं जहां पर डीजल से चलते हैं, तो डीजल भी पोल्यूटिंग है, वो भी सूट प्रोड्यूस करता है। तो ये जितने भी आपके पॉल्यूटेंट्स हैं,
इन्हें खत्म करने की यूरोप एज अ सारे यूरोपियन देश काफी आगे इन सारी कोशिशों में कि हम अपना फ्यूल साफ करते हैं। इसी के चलते यूरोप के अंदर ना बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स पिछले 10-12 साल में बंद कर दिए गए। उन्होंने अपने पावर प्लांट्स को अगली फॉर्म ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट कर लिया था, जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो बेसिकली वो नेचुरल गैस से लिक्विफाइड क्या होता है, हम हवा को ना इतना नेचुरल गैस जो आपकी मीथेन और ये सब कुछ जमीन से निकलती है, इसे ना हद से ज्यादा ठंडा कर देते हैं। ठंडा करके एक बार इसे लिक्विड के रूप में ले आते हैं, हाई प्रेशर कंडीशन के अंदर ठंडा करके इन्हें हम लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं। क्योंकि गैस हमेशा जगह ज्यादा ऑक्यूपाई करती है, लिक्विड ज्यादा बेटर पैक हो जाता है, इस कारण ट्रांसपोर्ट करना आसान है, तो इसे लिक्विफाई कर लिया जाता है। पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बस यही प्रॉपर्टी है कि जैसे ही तुम इसे एक्सपोज करोगे, हाँ मतलब हवा में एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करोगे, इस लिक्विड को फैलने की जगह मिलेगी, ये लिक्विड फिर से फैल के गैस बन जाता है साथ के साथ। तो जहां पे हमें जरूरत है वहां पे हम इसे गैस बना लेंगे, बाकी ट्रांसपोर्टेशन में एज अ लिक्विड। दूसरी चीज क्या होती है, देखो एक ना एनवायरनमेंट में हम चीज पढ़ेंगे, गैस का ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं किया जाता, मतलब क्यों प्रेफर नहीं किया जाता ट्रांसपोर्ट करना। एक चीज होती है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है जब कोई चीज जलेगी वो अल्टीमेटली कितनी हीट रिलीज करेगी। अगर कोई चीज जल रही है तो वो कितनी हीट छोड़ के जाएगी। देखो कोई भी चीज तीन आपके फॉर्म्स में हो सकती है, गैस, लिक्विड और आपके सॉलिड्स, ठीक है। अब तीनों का एक एक फॉर्म भी इमेजिन कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास लकड़ी के कुछ टुकड़े थे, लिक्विड मेरे पास पेट्रोल था, ठीक है, ये मेरे पास वुड है, ये मेरे पास पेट्रोल है, और गैस के तौर पे मैं इमेजिन कर लेता हूं आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक और वर्जन इसी का सीएनजी, ठीक है। ये तीन वर्जन अगर आपके गैस मतलब ये तीन हो गए, कैलोरीफिक सबसे ज्यादा हीट कौन छोड़ के जाएगा। देखो हीट ज्यादा से ज्यादा छोड़ने के लिए ना तुम्हें वेस्टेज कम से कम करनी पड़ती है, क्योंकि अगर तुम्हारी आधी एनर्जी इसी चीज में चलेगी कि मुझे जलाए रखना है अपने आप को, और पीछे वेस्ट गिरता जा रहा है, फिर तो ऑब्वियसली तुम्हारी कितनी हीट लॉस ऐसी हो गया। अगर मैं लकड़ जलाता हूं, लकड़ आप कभी भी देखो, कभी भी कहीं पे भी लकड़ जलाई होती है, पीछे में से उसका कितना सारा रिमेन रह जाता है ना, तो लकड़ का तो वेस्टेज ही बहुत है। उसके अलावा कई हवा के अंदर भी उसका सूट फ्लाई कर रहा होता है, तो लकड़ सबसे बेस्ट तरीका नहीं है जलाने का, क्योंकि उसकी अपनी वेस्टेज बहुत ज्यादा। उसके बाद लिक्विड, पेट्रोल को देखोगे, डीजल को देखोगे, देखो जब हम कार्स में भी यूज करते हैं, कई बार कार भी पीछे से काला धुआं मार रही होती है ना, वो भी तो वेस्टेज आ रही है। पर आपके गैस को लेके चलो, कभी भी आप जब जैसे घर पे एलपीजी यूज करते हो, एलपीजी का अपना कौन सा पोल्यूशन है, एलपीजी का रंग कौन सा होता है, ब्लू। उसका ब्लू रंग क्यों होता है, देखो बाकी हर जगह जब भी तुम देखते हो, चाहे पेट्रोल देखोगे चाहे वुड देखोगे, आग का रंग क्या होता है, येलो। येलो में होता क्या है, येलो में ना पूरी कंबशन नहीं हो रही होती। जब फ्यूल पूरी तरीके से जलेगा ना, वो ब्लू रंग देता है, यानी कि जितनी गैस आ रही है वो सारी की सारी गैस जल रही है, ठीक है। तभी कई बार क्या होता है कि अगर आपके उस जो बर्नर है, बर्नर के ऊपर अगर कुछ लगा रह जाएगा, उसके ऊपर खाना कुछ गिर गया, वहां देखना वहां पे येलो फ्लेम आने लग जाएगी, क्योंकि तुमने वो होल्स ब्लॉक हो गए हैं वो सब कुछ, बाकी सारी ब्लू फ्लेम आ रही हो, क्योंकि वो प्योरली उसे जला रही है, ठीक है। तो गैस एक ऐसी चीज है, जैसे अगर आपको एक चीज एक गैस के बारे में पता हो, हाइड्रोजन गैस ऐसी है, जैसे तुम एक हाइड्रोजन गैस का बैलून भरो, हाइड्रोजन गैस बैलून के नीचे अगर तुमने माचिस जलाई ना, वो धमाका कर देगा, पर धमाका करके अंदर का कोई मतलब ऑब्वियसली बैलून का बाहर का वेस्ट तो गिरेगा,
पर बाकी अंदर गैस का कोई वेस्टेज नहीं होती, गैस सारी जल जाती है आसपास, खत्म। तो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यूज हमेशा गैस की होती हैं, इनकी जलने का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। इसी कारण अगर इन्हें बाई चांस फ्लेम लग गई, ये बहुत बड़े बड़े धमाके कर सकती हैं। इसी कारण इन्हें या तो कंप्रेस्ड रूप में हमेशा ट्रांसपोर्ट किया जाता है या आपके लिक्विफाई करके, ठीक है, कि इतना ज्यादा तुम प्रेशर लगा दो कि वो एक बार लिक्विड स्टेट पे आ जाए, वो इमीडिएटली नहीं जलेगी, ठीक है। जैसे एक चीज मानी जाती है कि पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज है कि तुम पेट्रोल के अंदर ऐसे आग फेंकोगे, मूवीज के अंदर दिखाया हुआ बस ऐसे आग फेंकते हैं धमाका, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। पेट्रोल डीजल के ऊपर कोई भी आग गिरती है वो इंस्टेंटली आग नहीं पकड़ती, उसे पहले टेम्परेचर राइज करवाना पड़ता है, वो फिर जाके आग पकड़ती है। तो कुछ टाइम लेके खड़े रहोगे तब जाके वो आग पकड़ेगी, ऐसे वो मूवी वाला सीन वो नहीं काम करता, वो बुझ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसका टेम्परेचर उतना नहीं है। तो इस तरीके से क्लियर है। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रीडोमिनेटली जैसे मैंने आपको बताया मीथेन होती है और थोड़ा बहुत इथेन जैसी गैसेस का मिक्सचर होती है, ठीक है। तो इसे लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है ताकि स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो। है तो नेचुरल गैस वही मीथेन है, जलाने को आपके मीथेन हर जगह यूज कर रहे हैं। आपने गांव में गोबर गैस प्लांट्स देखे होंगे, लोग गोबर से, वो भी मीथेन ही बनती है, ठीक है। अल्टीमेटली जो आपके एलपीजी के अंदर भी सबसे मेन इंग्रेडिएंट है जो उसे जला रही है वो भी मीथेन है, यहाँ पे मीथेन है। सो बेसिकली मीथेन गैस, उसके पास अलग अलग फॉर्म्स है, कहां से तुम यूज कर रहे हो या कैसे उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, इसलिए उसके नाम बदले हुए हैं। नेचुरल गैस के अंदर हमेशा याद रखना मेन कंपोनेंट आपके मीथेन होती है। इसी कारण एक ऑर्डरलेस, कलरलेस, नॉन टॉक्सिक, नॉन करोसिव, ना इसका कोई रंग है, ना ये टॉक्सिक है कोई, ना करोसिव है, मतलब किसी चीज को करोड भी नहीं करती, और ऑर्डरलेस, ना इसकी कोई स्मेल है। इसी कारण जब आपके एलपीजी सिलेंडर बनाए जाते हैं ना, उसके अंदर एक अलग से गैस एक और इंसर्ट करते हैं, तो गैस का मैं नाम भूल गया, वो चेक कर लेना, कि अगर वो गैस जलती रहेगी हमें स्मेल आ जाए, क्योंकि एक्चुअली नेचुरल गैस की कोई स्मेल नहीं है। तो अगर तुमसे बाई चांस सिलेंडर खुला रह गया, नहीं तो ऐसा होता कि सारे घर में नेचुरल गैस फैली होती, तुम्हें पता भी ना चलता, एक हल्की सी कहीं पे स्पार्क आती है और साथ के साथ सारा घर आग में होता। वो सिर्फ डिटेक्शन के लिए उसके अंदर एक अलग से और गैस डाली जाती है जिसकी स्मेल हो, ताकि हमें पता चल जाए ये जल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। फोर्थ करंट अफेयर आपका है इंडिया स्पेस इकोनॉमी। इंडिया स्पेस इकोनॉमी, इसके ऊपर एक एनालिसिस किया गया है, ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ के करीब इंडिया की स्पेस इकोनॉमी है। स्पेस इकोनॉमी का मतलब है कि जो भी पैसा या रिसोर्सेज हम स्पेस से जनरेट कर रहे हैं, वो हो सकता है कि हम दुनिया के बिहाफ पे जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं या अपनी सैटेलाइट की सर्विसेज अलग अलग कंपनीज अलग अलग देशों को दे रहे हैं, ठीक है, उसके थ्रू जो पैसा जनरेट हो रहा है ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ के करीब है वो इस टाइम पे। पर पिछले 2 सालों में इसका थोड़ा सा जीडीपी में डिप भी आया है। पहले इंडिया की जीडीपी का 0.26% हिस्सा थी और 0.19% है। तो अभी भी सी स्पेस सेक्टर एक ऐसी चीज है, और क्यों इंडिया इतना इसके ऊपर फोकस कर रहा है, हर एक टेक्नोलॉजी का ना एक टाइम होता है, अगर उस टाइम में तुमने उस टेक्नोलॉजी के अंदर काम नहीं किया तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि तुम्हारा देश कभी सुपर पावर नहीं बन सकता। जैसे एक टाइम पे आपकी दुनिया में नेवल, जिसके बाद नेवी थी, वो दुनिया में सुपर पावर बने हैं, जैसे कि ब्रिटेन बना था। ब्रिटेन की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी नेवी थी, क्योंकि वो सारी दुनिया का ट्रेड कंट्रोल करते थे उसके थ्रू, इस कारण। उसके बाद एयरफोर्स आई है, एयरफोर्स जिसके पास सबसे ताकतवर थी वो कंट्रोल कर रहा था। आज के टाइम पे 2 चीजें हैं, स्पेस और साइबर, इंटरनेट और आपका स्पेस। ये 2 चीजों को जो कंट्रोल करता है, मतलब आने वाले टाइम पे जो कंट्रोल करेंगे देश, वही सुपर पावर है। तो इंडिया पहली बारी एक रेस में ठीक स्टेप पे चल रहा है, बस अभी भी हमारे बजट भी कम है इसकी तरफ, ठीक है, और पिछले कुछ सालों से डिक्लाइन कर रहे हैं, तो इसे और बढ़ाने की जरूरत है और स्पेस की तरफ और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि स्पेस में पोटेंशियल अनलिमिटेड है।
जैसे थोड़े दिन पहले का करंट अफेयर था कि नासा लॉन्ग टर्म में प्लान कर रहा है मार्स पे एस्ट्रोनॉट सब भेजने का, ठीक है, जिसके चलते हुए कौन से स्पेस शटल्स लॉन्च किए जा रहे हैं। क्या नाम थे, हिंट दे देता हूं, अपोलो की ट्विन सिस्टर अर्थमिस। ये आपके अगले नासा के अब प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं। पहले उन्होंने मून पे अभी के लिए एक सबसे पहले अनक्रू मिशन भेजना है, फिर एस्ट्रोनॉट्स भेजने हैं, फिर मून के ऊपर एक बेस बनाना है, फिर बेस से लेसन्स लेने हैं, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, फिर फाइनली मार्स की तरफ वो आगे लोगों को भेजेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सारा प्रोग्राम चल रहा है। क्लियर है, कोई भी डाउट? तो इंडिया का ओवरऑल अगर स्पेस प्रोग्राम आज तक देखोगे, सी हुआ क्या था, इंडिया को पुश कहां से आया, 1960 में ना अमेरिका ने ओलंपिक्स प्रमोट करने के लिए एक अमेरिकन सैटेलाइट सिंकॉम 3, उसके थ्रू आपके टोक्यो ओलंपिक्स सारे पैसिफिक एरिया के ऊपर से ब्रॉडकास्ट किए थे। तो कोई भी जिसके पास भी सैटेलाइट एंटीना से कुछ भी थे उसके थ्रू देख सकता था आपके टोक्यो गेम्स को। पर आपकी चीज क्या हुई, इससे आपके सबसे पहले आइडिया मिला डॉक्टर विक्रम साराभाई को, ठीक है, कि ये टेक्नोलॉजी आगे जाके और भी चीजों के काम आ सकती है। उनका जो विजन था, तभी डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से तुम बहुत सारे देखोगे कि बहुत सारे इंडिया के अंदर रिसर्च सेंटर्स के नाम साराभाई सेंटर या विक्रम सेंटर के नाम से ऐसे बने हुए हैं, क्योंकि विक्रम साराभाई इसी चीज, ये विजन थी 1960 में। किसने सोचा था कि कभी हम मार्स पे जाएंगे, ये करेंगे, तो ये सब कुछ उन्होंने, तभी वो फाउंडिंग फादर है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के। उस टाइम पे एक्चुअली वो हेड करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। उन्होंने ही अपने अंडर, अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, इनको स्पार, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, जो डॉक्टर साराभाई, विक्रम साराभाई और डॉक्टर रामनाथन के अंडर थी। ये 1962 की बात। बाद में इसी ऑर्गेनाइजेशन ने रूप लिया है इसरो का 1969 में, जब एज अ फुल फ्लेज सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बन गई। धीरे धीरे इसरो ने जितने मिशन लॉन्च किए हैं, बाद में गवर्नमेंट में भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड स्पेस कमीशन अलग अलग बन गई 1972 में। और लॉन्ग टर्म में इसरो ने जो सैटेलाइट्स बनाई हैं, जो प्रोग्राम्स बनाए हैं, उसे हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जिन्हें इनसैट कहते हैं, जो हमारे इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, जो सारे वेदर, वो सारी चीजों के लिए यूज होती है। और इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS सैटेलाइट्स। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स काम आती हैं, देखो, जो इंडिया के लिए मैप्स क्रिएट करती हैं, अलग अलग मैप्स, इंडिया का वाटर मैप हो सकता है, जनरल पहाड़ों का मैप हो सकता है, वो सारी IRS काम करती है, ठीक है। और कोई भी नेचुरल डिजास्टर आया, वो सब कुछ का भी ये काम करती है। तो ये सारे मैप्स तैयार करती है, और वो बाकी सर्विसेज, टेलीविजन, टेलीकम्युनिकेशन, तो ये सारी चीजें उसके थ्रू। क्लियर है? नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अभी ये देखो, सबसे पहले तो जिन्होंने इस साल प्रीलिम्स का पेपर देना है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडिया ने लेटेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया। इंडिया और UAE ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते क्या है, देखो, वैसे किसी भी दो देशों के अंदर कभी भी सामान जाता है, ये देश है, ये बी देश है, कभी भी इनके आपस में कभी भी ट्रेडिंग होती है, हमारे लेट्स सपोज बी कंट्री हमारी है, हमारे जहां यहाँ पे जैसे इनका सामान पहुंचेगा, हम चीजों के ऊपर कस्टम ड्यूटी ये सब कुछ अप्लाई करवा देते हैं ना, अलग अलग ड्यूटीज लग जाती हैं, तो वो सामान अपने आप एक्सपेंसिव हो जाता है। हमारा सामान जब उनके देश में जाता है, वो भी ड्यूटीज लगाते हैं, और हमारा सामान भी वहां पे महंगा हो जाता है। तो एक तरीके से दुनिया में ये जो ड्यूटीज होती हैं, कस्टम ड्यूटी, ये सब कुछ, ये एक तरीके से ट्रेड को ना लिमिट करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है। तो देश आपस में ट्रेड बढ़ाने के लिए कि हमारा सामान वहां बिके और वहां सामान यहां बिके,
इस तरीके से बिके जैसे कि हम दोनों की मार्केट, हमारी इकोनॉमी एक ही है। मतलब मैंने लेट्स सपोज हिमाचल में कोई सामान बना के तमिलनाडु में बेचना है, मेरे प्राइस में तो कोई फर्क नहीं आएगा ना, मैं बस ट्रांसपोर्ट का एक्स्ट्रा कॉस्ट है, बाकी तो सारा वही बिकेगा। सरकार ने थोड़ी कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाना है कि हिमाचल से बन के आए। पर ऐसे ही जिनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, चाहे अलग अलग देश है, हम बिहेव ऐसे करते हैं कि हमारी इकोनॉमी एक ही है। तुम्हारा जो सामान हमारे यहाँ पे आएगा, हम उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे, हमारे सामान के ऊपर तुम मत लगाओ। तो इससे क्या होता है, तुम्हारी कंपनीज को और बड़ी मार्केट्स मिलती हैं अपना सामान बेचने के लिए। इससे इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो कर सकती है। और कंज्यूमर्स का ये फायदा होता है कि देखो, अगर इंडिया की मार्केट में यूएई की कंपनीज आके अपने प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन जब भी बढ़ता है, कंज्यूमर को ये फायदा होता है कि प्राइजेस कंपनीज को कम रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये सारी चीजें बेनिफिट डिलीवर करती है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट आपके इस हफ्ते एक मीटिंग शुरू हो रही है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, शॉर्ट में बिम्स्टेक। ठीक है, काफी बड़ा नाम है पर शॉर्ट में बिम्स्टेक। बिम्स्टेक अपने आप में उन कंट्रीज का ग्रुप है जो बे ऑफ बंगाल के आसपास है। अगर ये सारी कंट्रीज देखोगे, बांग्लादेश, भूटान, भूटान को डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल नहीं लगता, वो इंडिया के कारण इसके अंदर है, इंडिया, म्यांमार, वही नेपाल भी, श्रीलंका और थाईलैंड। अगर तुम बे ऑफ बंगाल का मैप देखोगे, इंडिया, ये रहा आपका श्रीलंका, तो इस साइड से ये आपका बे ऑफ बंगाल है ना, इन जनरल यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इंडिया के इस साइड में पड़ता है। तो यहाँ पे देखोगे ये ऊपर बांग्लादेश आ गया, इंडिया ने अलग से एक्सेस दिलवाया हुआ है भूटान और आपके नेपाल को भी, इंडिया आ गया, ये श्रीलंका। इसके बाद यहाँ पे जो देश पड़ता है जिसकी बॉर्डर हमें भी टच करती है और बांग्लादेश को भी करती है, वो है म्यांमार, और म्यांमार से नीचे है। तो ये जितनी भी कंट्रीज बे ऑफ बंगाल के आसपास पड़ती है ना, इन सब ने आपस में कोऑपरेशन बढ़ाने की, और आपस में जैसे आगे देखो, अभी कोई मेजर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, पर एग्रीमेंट साइन होंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि तुम ये सारी कंट्रीज में बिना वीजा के भी ट्रैवल कर सको। ठीक है, तुम्हारा जो ट्रेड है, यहाँ पे भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है इनके बीच में कि जितना मर्जी सामान एक दूसरे के देश में बेचे। तो हम आपस में एक दूसरे को ज्यादा बेटर कनेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं और उसके थ्रू ये सब कुछ देखा जाता है। तो इस टाइम आपकी श्रीलंका में मीटिंग होनी है, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर्स की, तो ये उसके रिगार्डिंग है। इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट ढाका, जो बांग्लादेश की कैपिटल है, वहां पे लोकेटेड है। ठीक है, इस देखो इसकी जो मीटिंग है, जैसे इस साल श्रीलंका हो रही है, तो बेसिकली वो डिपेंड करती है कौन चेयरमैन है इस साल का, वो अरेंज किया हुआ है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। अल्फाबेटिकली जितनी ये कंट्रीज पड़ती है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, तो ऐसे मतलब सारी कंट्रीज को, थाईलैंड, सारी कंट्रीज को तुम अरेंज कर सकते हैं अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली ये सारी के एक साल इसके पास होगी, अगले साल अगला चेयरमैन होगा, अगले साल अगला चेयरमैन होगा, हर साल हम अलग अलग चेयरमैन कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद आपके बिम्स्टेक की मतलब अल्फाबेटिकली, इसलिए बांग्लादेश से शुरू किया था, बांग्लादेश के बाद भूटान आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके चेयरमैनशिप चल रही है जब से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है तब से। ठीक है, 1997 1999 से। क्लियर है? तो ये थे आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स।